हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज हम इसकी टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। देखिए टेक्निक्स में क्या है, हमने जो प्रिंसिपल्स पढ़े थे उनको अप्लाई कैसे करना है वो टेक्निक्स इसमें दी हुई हैं। ठीक है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बताया है कि प्रिंसिपल्स को कैसे यूज़ करना है। फर्स्ट टेक्निक है हमारी फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर क्या होता है कि जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है एफ.डब्ल्यू. टेलर के अकॉर्डिंग उसको पूरे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। कौन कौन से पार्ट्स? फर्स्ट वन इज प्लानिंग डिपार्टमेंट, सेकंड वन इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और प्लानिंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हर एक पार्ट को उसको सब पार्ट्स में डिवाइड करके हर एक पार्ट को एक एक्सपर्ट को सौंप देना चाहिए करने के लिए, ताकि जो वर्कर्स हैं वर्कर्स के ऊपर से जो एक्स्ट्रा वर्कलोड है ऑफ थिंकिंग का काम उनका रहे ही ना। उनका काम क्या रहे? सिर्फ एग्जीक्यूशन का रहे। थिंकिंग रिलेटेड टू द प्लानिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, ओके, रिलेटेड टू द टूल्स टू बी यूज, टू द रॉ मटेरियल, ये सब चीज़ें जो हैं वो वर्कर्स को ना सोचनी पड़े कि उन्हें क्या यूज़ करना है, कैसे काम करना है, किस तरीके से करना है। ये सब चीज़ें वर्कर्स ना सोचकर उसके लिए स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स रखे जाएं। ठीक है, जो अपने काम को अच्छे तरीके से करके फिर गाइड करे वर्कर्स को। वर्कर्स का काम सिर्फ गाइडेंस लेना होगा, उनका काम सोचने का नहीं होगा। ठीक है, तो इट इज गिवन बाय द एफ.डब्ल्यू. टेलर। नाउ एज यू कैन सी इट हियर, द फैक्ट्री मैनेजर हैज डिवाइडेड द ऑर्गेनाइजेशन इनटू टू डिपार्टमेंट्स, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन। ठीक है, और हर एक के चार चार हेड बना दिए। प्लानिंग में पढ़ते हैं हम पहले। फर्स्ट वन इज रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का काम क्या है कि काम को देखना कि प्रॉपर सीक्वेंस में किया जा रहा है या नहीं। वर्कर जिस काम को कर रहे हैं वो सीक्वेंस वाइज, स्टेप वाइज कर रहे हैं या नहीं। और रूट क्लर्क का काम रूटीन के वर्क भी डिसाइड करना होता है। मीन्स आज क्या काम किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, ये सब चीज़ें कौन डिसाइड करता है? रूट क्लर्क डिसाइड करता है। नेक्स्ट वन इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का क्या काम होता है? इनका काम होता है इंस्ट्रक्शन कार्ड बनाना। इंस्ट्रक्शन कार्ड बना के किसको दे देता है? गैंग बॉस को दे देता है। गैंग बॉस कौन होता है इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क इंस्ट्रक्शन कार्ड बनाकर गैंग बॉस को दे देता है। और इंस्ट्रक्शन कार्ड में क्या चीज़ दी हुई होती है कि जो काम वर्कर्स को करना है उसको करने का क्या तरीका है, उसको करने के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ होगा, मशीनरी कौन सी यूज़ होगी, डिटेल्स रिलेटेड टू द मशीन, और सभी चीज़ें काम से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं वो किस में दी होगी? इंस्ट्रक्शन कार्ड में दी होगी। ठीक है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का क्या काम होता है? इसका काम होता है कि देखना कि जो काम हो रहा है वो विद इन द टाइम पीरियड हो रहा है नहीं या नहीं। ठीक है, जो टाइम पीरियड सेट किया गया है उसके अकॉर्डिंग किया जा रहा है या नहीं, टाइम से काम शुरू हुआ है या नहीं, टाइम से काम खत्म हुआ है या नहीं, ये सब चीज़ें देखने का काम किसका होता है? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का। ये कॉस्ट भी देखता है, मतलब जो कॉस्ट हमने पहले से डिटरमिन की हुई है कि इस कॉस्ट से बाहर हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट नहीं जानी चाहिए, स्टैंडर्डाइज कॉस्ट हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं, तो वो चीज़ भी देखने का काम किसका होता है? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का। वो ये भी देखता है कि विद इन टाइम पीरियड हो रहा है या नहीं, विद इन कॉस्ट, स्टैंडर्डाइज कॉस्ट हो रहा है या नहीं, ये सब चीज़ें देखने का काम किसका होता है? कॉस्ट, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का। डिसिप्लिन ऑफिसर का क्या काम होता है? वही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन है या नहीं, वर्कर्स जो काम कर रहे हैं वो डिसिप्लिन वे में काम कर रहे हैं या नहीं। गैंग बॉस, देखिए जो पूरा का पूरा काम है उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है और हर ग्रुप लीडर को गैंग बॉस कहा जाता है। ग्रुप लीडर का क्या काम होता है? वर्कर्स के अंदर, मतलब वर्कर्स के बीच में जो भी उन्हें प्रॉब्लम आती है रिलेटेड टू द वर्क, मतलब वर्कर्स काम कर रहे हैं, अब इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आएगी काम करने में। हो सकता है मशीन ठीक ना चल रही हो सकता है रॉ मटेरियल कम पड़ जाए, ठीक है, कुछ भी दिक्कत आ सकती है। तो ये दिक्कतें कौन सॉर्ट आउट करता है? किसको बताएंगे? ये जाके गैंग बॉस को बताएंगे। ठीक है, जो उनके ग्रुप का लीडर होगा। अब नेक्स्ट वन इज स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या करता है? स्पीड देखता है, काम करने की स्पीड प्रॉपर है या नहीं है। स्पीड के लिए भी एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया जाता है कि ये काम इस स्पीड से किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर वो स्पीड से कम किया जाता है तो कारण ढूंढता है कि किस वजह से स्पीड से कम काम हो रहा है, कम स्पीड से काम हो रहा है। ठीक है, अगर ज़्यादा स्पीड से हो रहा है तो ये देख रहे हैं कि कहीं क्वालिटी तो नहीं कम हो रही है। स्पीडली अगर काम हम करेंगे तो हो सकता है कि आप तक क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। तो ये चीज़ देखना कि वर्कर्स जो काम कर रहे हैं प्रॉपर स्पीड में कर रहे हैं या नहीं, कहीं ये टाइम पास तो नहीं करे आराम आराम से काम करके।
नेक्स्ट वन इज रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस क्या है इसका काम? इसका काम है जो भी टूल्स हैं वो वर्किंग कंडीशन में हो ये देखना, और जो मशीनरी है वो भी वर्किंग कंडीशन में रहे हमेशा। उनको उनसे रिलेटेड, रिपेयर से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है रिपेयर रिलेटेड टू द मशीन, तो वर्कर्स किसके पास जाएंगे? रिपेयर बॉस के पास। और रिपेयर बॉस भी टाइम टू टाइम वर्कर्स से सलाह मशवरा करता रहता है रिलेटेड टू द मशीनरी की मशीनरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। वो टाइम टू टाइम देखता भी रहता है। नेक्स्ट वन इज इंस्पेक्टर। देखिए इन सब ने मिलकर अपना काम किया तो प्रोडक्शन तैयार हो गई। अब प्रोडक्शन का ये देखना कि प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड मेंटेन है या नहीं, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन किया गया है या नहीं। अगर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं किया गया तो उसके डेविएशंस की जो कारण है उसको ढूंढना, और कारण ढूंढ के उसके करेक्टिव मेजर्स लेना। ये सब किसके काम होते हैं? इंस्पेक्टर का काम होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शनल फोरमैनशिप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द FW टेलर। नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है? हर एक स्टेप के लिए, हर एक एक्टिविटी के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है। क्या काम करना है, कैसे करना है, कितने दिन में करना है, क्या रॉ मटेरियल यूज़ किया जाएगा, क्या मशीन यूज़ की जाएगी, क्या मतलब किस कंडीशन में किया जाएगा, क्या टेक्निक से काम करना है। हर एक चीज़ के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। दिस इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, ओके। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि क्वालिटी मेंटेन रहे। अगर हर एक चीज़ का स्टैंडर्ड फिक्स होगा कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये वाला रॉ मटेरियल यूज़ होगा और ये मशीनरी या ये टूल यूज़ किया जाएगा और वर्कर को इतना टाइम पीरियड लगेगा इस काम को पूरा करने के लिए, स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। अब हर एक वर्कर, मतलब कोई भी वर्कर काम करे उसके ऊपर, तो उसको पता है कि क्या रॉ मटेरियल और क्या मशीन और किस चीज़ पे उसको काम करना है। तो जब स्टैंडर्डाइज होंगे तो प्रोडक्ट सारे आइडेंटिकल होंगे, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते होंगे। अगर किसी दिन कोई वर्कर नहीं आया तो दूसरा वर्कर भी उसी काम को उसी तरीके से करेगा, तरीके में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि तरीके को भी स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से हमें आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स मिलते हैं और सबसे बड़ी बात क्वालिटी मेंटेन रहती है। जो पहले प्रोडक्ट को बनाने में क्वालिटी रहती है वही दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में भी रहेगी, क्योंकि सेम रॉ मटेरियल, सेम मशीन और सेम टेक्निक यूज की गई है इन द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, ओके। नेक्स्ट वन इज सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब है कि जो हम टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट है उसको कम कर देंगे, जो एक्स्ट्रा टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे एक यहाँ पे गिवन है, एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, दिख रहा है आपको, शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो शूज़ बनाती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 साइज़ के बनाएगी, ठीक है। लेकिन 0, 0.5, 1, 1.25, 1.5 इन साइजेस के शूज़ नहीं बनाएगी। क्यों? क्योंकि इन साइजेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है ना। या तो 1 नंबर के बनाएगी या 2 नंबर के या 3 के या 4 के या 5 के, इन बीच के नंबर्स के, पॉइंट्स के नंबर के नहीं बनाएगी। क्यों? क्योंकि अगर वो इतने डिफरेंट साइजेस के हमारे शूज़ की प्रोडक्शन करती है, दो दिक्कतें आएंगी। एक तो आएंगी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगी, दूसरी मशीनरी, लेबर, कितनी सारी चीज़ें हमें एक्स्ट्रा यूज़ करनी पड़ेगी, है ना। स्टॉक भी, रॉ मटेरियल भी कितना वेस्ट होगा। जबकि इनके जो साइजेस हैं उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर किसी ने एक बार ये पहना तो 2-3 महीने के बाद उसको 2 नंबर पहनना पड़ेगा, फिर वो छोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये वाला प्रोडक्शन तो हमारा ज़्यादा टाइम चला ही नहीं, दिक्कत हुई ना हमें। तो इसी वजह से लोग ये वाला साइज़ खरीदने के बजाय डायरेक्टली 2 नंबर ही खरीदेंगे, ये साइज़ तो खरीदेंगे ही नहीं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसमें? इकोनॉमी इन द यूज़ ऑफ मशीन्स। मतलब अगर हम कम अपने टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन रखेंगे, प्रोडक्ट रखेंगे, तो उससे हमें क्या होगा? एक तो हमारी मशीन्स कम यूज़ होगी, लेबर कम यूज़ होगी, कॉस्ट कम आएगी, इकोनॉमीज़ मिलेगी, ठीक है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपना जो हमने टाइप्स को कम किया है उसके ऊपर क्वालिटी मेंटेन करने पर ज़्यादा ध्यान लगा सकेंगे। जैसे इसमें एक एग्जांपल है, एक कंपनी है, वो 2000 तरह के पेपर्स बनाती थी, ठीक है। यूएसए की कंपनी थी, वो 2000 तरह के पेपर्स बनाती थी, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं थी। फिर धीरे धीरे क्या किया गया, उसकी जो टाइप्स हैं पेपर्स के प्रोडक्शन की, उसने 2000 से 200 कर ली। अब 200 कर ली मतलब कम हो गई। अब रॉ मटेरियल भी कम यूज़ होगा, मशीन्स भी कम यूज़ होगी, लेबर भी कम यूज़ होगी। और ये जो चीज़ें कम यूज़ हुई है, अब ये किस पे ध्यान देंगी? क्वालिटी पे ध्यान देंगी। अब जब क्वालिटी बढ़िया मिलेंगी तो ऑब्वियस है वो कंपनी मार्केट के अंदर सक्सेसफुल तो होगी। हमें टाइप्स नहीं बढ़ाने हैं आज ज़्यादा प्रोडक्शन के, हमें क्वालिटी देनी है। क्वालिटी किससे देंगे? जब हम कम टाइप्स के
कम वेरिएशन के ज़्यादा से ज़्यादा बेटर क्वांटिटी और क्वालिटी मार्केट में दें, ठीक है। तभी हम अपना जो स्टैंडर्ड है मेंटेन कर सकते हैं और सक्सेसफुल मार्केट में हो सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बेटा इतना ही, कल हम बाकी के स्टडीज़ करेंगे, टेक्निक्स करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।